गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो शाम का समय है और लेकिन जब आपके पास पहुँचेगा तो हो सकता है कि दिन हो या रात हो, मैं कह नहीं सकता, क्योंकि लेक्चर रिकॉर्ड करने में और उसको अपलोड करने में बहुत समय लगता है। आपके साथ जब आप सेकेंड सेमेस्टर में आप सब प्रमोट हो गए, फर्स्ट सेमेस्टर से सेकेंड सेमेस्टर में एमए के जो स्टूडेंट्स हैं, और मैं चाह रहा था कि एक लेक्चर आपसे शेयर करूं, लेकिन कुछ समय की बाध्यता ऐसी रही कोरोना की वजह से कि आपसे लेक्चर शेयर नहीं कर पाया। लेकिन ये जो लेक्चर का सिलसिला है ये धीरे धीरे अब ऐसे ही चलेगा और जो लेक्चर्स हैं आपके सामने एक एक करके आएंगे। सबसे पहला लेक्चर जो हम टेकअप कर रहे हैं वो इकोनोमेट्रिक थ्योरी एंड एप्लीकेशंस का जो पेपर है, पेपर 3 आपके सामने सेकेंड सेमेस्टर में, जो है सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे हैं एमए में, पीजी में, उसमें 5 यूनिट्स हैं जैसे आपको पता होगा। और उसमें जो पहली यूनिट है वो मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल की है, दूसरी जनरल लीनियर मॉडल की है, और तीसरी प्रॉब्लम्स ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस, उसमें मल्टी कोलिनियरिटी है। फिर प्रॉब्लम्स इन रिग्रेशन एंड टाइम सीरीज एनालिसिस एंड क्रॉस सेक्शनल डाटा, उसमें हेटेरोसेडस्टिसिटी की प्रॉब्लम है, ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम है, और लास्ट यूनिट है एप्लीकेशंस की। तो कुल मिला के ये एक ब्रॉड पिक्चर है सेकेंड सेमेस्टर की कि 5 यूनिट्स हैं। इसमें पहली यूनिट और दूसरी और 5वीं हम आपसे टेकअप करेंगे, मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल, जीएलएम, और जो लास्ट यूनिट है एप्लीकेशन ऑफ इकोनोमेट्रिक मेथड्स, उसमें कंजम्पशन फंक्शन है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन है। तो ये मैंने ब्रीफ में आपको सिलेबस बता दिया है। और सबसे पहले जो यूनिट का पहला चैप्टर है वो मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल है। आपसे लास्ट सेमेस्टर में मैंने सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल पढ़ाया था, उसमें 2 वेरिएबल्स खाली थे, केवल 2 वेरिएबल्स थे। लेकिन जब हम मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल की बात करते हैं तो वहां 2 से अधिक वेरिएबल होंगे, 3 हो सकते, 4 हो सकते, 5 हो सकते। नंबर ऑफ वेरिएबल्स वुड इंक्रीज बियॉन्ड 2। 2 से अधिक वेरिएबल होंगे वहां पे, ये बिल्कुल स्पष्ट रहे दिमाग। और 2 से अधिक वेरिएबल का जो केस है, जो सबसे सिंपल मल्टीपल रिग्रेशन का केस हो सकता है, वो 3 वेरिएबल आप ले लीजिए। एक डिपेंडेंट वेरिएबल y होगा और 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप ले सकते हैं। पहले आप x लेते थे, अब हम x को तोड़ देंगे, x1 x2, 2 वेरिएबल लेंगे। तो कुल मिला के 3 वेरिएबल हैं, y, x1 x2। तो मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल में मैंने आपको बताया 2 से अधिक वेरिएबल होंगे, एक चीज, 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं। लेकिन जो सबसे सिंपलेस्ट मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल का केस है उसमें 3 वेरिएबल्स की बात है, एक डिपेंडेंट है और 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, x1 x2। तो उस केस की एनालिसिस यहाँ पर हम करेंगे। जैसे जैसे आप नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ाएंगे, रिग्रेशन मॉडल की जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं वो बढ़ती जाती, सिंपल से वो और टफ हो जाता है। और उन कॉम्प्लेक्सिटीज को कैप्चर करने के लिए आपको कुछ नए पैरामीटर्स की तलाश रहती है, और एक ऐसा ही पैरामीटर या एक ऐसा ही मेजर जो स्टैटिस्टिक्स में आपने कभी पढ़ा होगा, सुना होगा, आपने कोरिलेशन कोएफिशिएंट सुना था। लेकिन यहाँ पे हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और उसे हम कहते हैं पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो जब हम 3 वेरिएबल पर जाते हैं तो हमें पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट की जरूरत पड़ती है, सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट नहीं, पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट। और पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट की जरूरत क्यों पड़ती है उसका भी कारण बताएंगे। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि जब आप 3 वेरिएबल ले रहे हैं y, x1 x2,
तो x1 भी y को प्रभावित कर रहा है और x2 भी y को प्रभावित कर रहा है. Both the variables are affecting y. तो x1 का कितना इम्पैक्ट y पे पड़ेगा और x2 का कितना इम्पैक्ट y पे पड़ेगा, अगर ये जानना है तो हमें कहीं ना कहीं, अगर हम ये जानना चाहते हैं x1 का इम्पैक्ट y पे कितना है, तो हमें x2 के इम्पैक्ट को खत्म करना पड़ेगा. और अगर हम ये जानना चाहते हैं कि x2 का इम्पैक्ट y पे कितना है, तो हमें x1 के इम्पैक्ट को खत्म करना पड़ेगा. क्योंकि अगर हम खाली x1 का इम्पैक्ट y पे देखेंगे तो उसमें x2 का भी इम्पैक्ट कैप्चर हो जाएगा, क्योंकि बोथ द वेरिएबल्स आर अफेक्टिंग y. जैसे 3 वेरिएबल का एक केस, जैसे आउटपुट है, y इज ए फंक्शन ऑफ लेबर कैपिटल, तो y लेबर के बढ़ने से भी बढ़ता है और कैपिटल के बढ़ने से भी बढ़ता है आउटपुट. अब लेबर के बढ़ने से कितना बढ़ेगा, तो पहले हम ये देख लें कि कैपिटल के इफेक्ट को उसमें से घटा दें जो आउटपुट पे पड़ रहा है. तब हम ये निकाल पाएंगे कि लेबर का इफेक्ट आउटपुट पे कितना है. और अगर हमें कैपिटल का इफेक्ट आउटपुट पे जानना है तो हमें लेबर के इफेक्ट को हटाना पड़ेगा. तो हम पार्शियली एनालाइज करते हैं कि हाउ मच लेबर इज अफेक्टिंग वाई, और पार्शियली ये एनालाइज करते हैं हाउ मच कैपिटल इज अफेक्टिंग वाई. एंड दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन वी weed out the impact of one variable upon y. Only then we can partially measure the impact of labor on output. नहीं तो हम मेजर नहीं कर सकते. और अगर हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पे जाएं मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल के, बड़ा ध्यान से सुनिएगा. और कई बार लोग कहते हैं आप स्लेट पे पढ़ा दीजिए, इस पे पढ़ा दीजिए. ये लेक्चर बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है और आपको वीडियो हो सकता है कई बार देखना पड़े, कई बार देखना पड़े. तो अगर हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में रिग्रेशन मॉडल के जाते हैं तो वहां सबसे बड़ी चीज एक ये है कि मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल को हम यूज कर सकते हैं टू नो अबाउट द स्पूरियस रिग्रेशन दैट एग्जिस्ट बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. स्पूरियस रिग्रेशन, स्पूरियस रिग्रेशन का मतलब ये है कि जैसे आप दो वेरिएबल्स ले रहे हैं. एक बहुत अच्छा उदाहरण यूल ने दिया था. उन्होंने मैरिजेस परफॉर्म्ड एट द चर्च ऑफ इंग्लैंड और डेथ रेट के बीच लिया, और मैरिजेस परफॉर्म्ड एट द चर्च ऑफ इंग्लैंड और डेथ रेट के बीच एक पॉजिटिव रिलेशनशिप उन्हें देखी थी. तो इसका ये अर्थ नहीं है कि अगर हम मैरिजेस बंद कर दें तो डेथ रेट कम हो जाएगा. ये जो दोनों के बीच पॉजिटिव कोरिलेशन या दोनों के बीच पॉजिटिव रिग्रेशन जो दिखाई पड़ता है, उसका कारण ये है कि जो मैरिजेस हैं दे आर इंक्रीजिंग विद टाइम. डेथ रेट भी मान लीजिए टाइम के साथ बढ़ रहा है. तो ये बोथ आर इंक्रीजिंग विद टाइम. तो टाइम एक ऐसा वेरिएबल है, टाइम ट्रेंड, जो मैरिजेस परफॉर्म में भी इंक्लूडेड है, और एक टाइम ट्रेंड ऐसा वेरिएबल है जो डेथ रेट में भी इंक्लूडेड है. तो अगर हमें ये देखना है कि इनमें जेन्युइन कोरिलेशन है या जेन्युइन रिग्रेशन है या नहीं है, तो हमें एक तीसरा वेरिएबल टाइम यहाँ पे लेना पड़ेगा. तब हम ये जान पाएंगे कि इनके बीच में स्पूरियस रिग्रेशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं. क्योंकि जब आप टाइम ले लेंगे
तो आप पार्शियल कोरिलेशन निकाल सकते हैं, यानी डेथ रेट का इम्पैक्ट देख सकते हैं मैरिजेस परफॉर्म पे आफ्टर एलिमिनेटिंग द इफेक्ट ऑफ टाइम। और अगर वो भी सिग्निफिकेंट है तब आप ये कह सकते हैं कि दोनों के बीच पॉजिटिव सिग्निफिकेंट एसोसिएशन। तो अगर हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पर जाते हैं मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल के, तो उसकी शुरुआत यूल ने की थी। यूल ने उसकी पृष्ठभूमि तैयार की थी और उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि why there exists spurious regression between variables। तो spurious regression का जो सबसे बड़ा कॉज था कि certain variables move over time, and when they are moving over time, then the effect of time is included in the regressor, यानी explanatory variables, and effect of time is included in the dependent variable। कि टाइम का प्रभाव इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे भी पड़ रहा है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उस पर भी पड़ रहा। तो अगर हम उस टाइम के प्रभाव को खत्म कर देते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि दोनों के बीच जेन्युइन रिग्रेशन या कोरिलेशन है या नहीं है। और टाइम के प्रभाव को खत्म करने के लिए हमें मैरिजेस परफॉर्म एट चर्च ऑफ इंग्लैंड और डेथ रेट के अलावा एक टाइम वेरिएबल इंक्लूड करना पड़ेगा। तो 3 वेरिएबल होगा, एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, मान लीजिए मैरिजेस परफॉर्म, इंडिपेंडेंट वेरिएबल डेथ रेट और टाइम। तो अब आप पार्शियल कोरिलेशन निकाल लीजिए बिटवीन डेथ रेट एंड मैरिजेस परफॉर्म। और पार्शियल कोरिलेशन का मतलब देखिए, समझिएगा, पार्शियल कोरिलेशन का मतलब सीधा सीधा यहाँ पे इतना है कि हम टाइम के इफेक्ट को उसमें से हटा देंगे। और जब टाइम के ट्रेंड के इफेक्ट को हम हटा देंगे तो जो भी रिग्रेशन या कोरिलेशन निकलेगा दो वेरिएबल्स के बीच में, वो आपको ये बताएगा कि दोनों के बीच जो संबंध है वो जेन्युइन है या नहीं। और यहाँ पे इस स्लाइड में यही चीज दी हुई है। इन ए मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल कंसेप्ट ऑफ पार्शियल कोरिलेशन बिकम्स रेलिवेंट because it is also used to signify how time as a regressor is employed to weed out spurious correlation between regressors and regressant। regressors मतलब explanatory variable, regressant मतलब dependent variable, जो बात अभी आपको। और स्टैटिस्टिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं जो जॉनस्टन ने अपनी किताब में उन इंपॉर्टेंट पेपर्स की समरी दी हुई है। तो ये लेक्चर भी जॉनस्टन की किताब पर ही बेस करता है। जो 4th एडिशन है वो मैंने लिया था और उसको रेफर किया था। और बहुत अच्छी किताब है जॉनस्टन की, कई बार आप पढ़ेंगे तब वो चीज समझ में आती है। यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि उसे सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाएं। So there are few important papers that have described and explained the rationale about existence of spurious। स्पूरियस कोरिलेशन क्यों एग्जिस्ट करता है उसके रैशनल को कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स उन्होंने एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। यहाँ पे पहला पेपर जो मैंने आपको यूल का बताया था 1926 में वो पेपर आया था। याद रखिएगा आगे भी जब एडवांस इकोनोमेट्रिक्स अगर आप में से कोई लेगा तो वहां जरूरत पड़ेगी इसकी। तो यूल का पर्चा 1926 में छपा था जर्नल ऑफ रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी में। उन्होंने पाया कि जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है डेथ रेट एंड प्रोपोर्शन ऑफ ऑल मैरिजेस परफॉर्म्ड इन द चर्च ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग 1866 टू 1911, 1866 से 1911 के बीच में 0.95 प्लस 0.95, यानी मैरिजेस बढ़ने से डेथ रेट बढ़ रहा। लेकिन एंड्रू यूल ने और जॉनस्टन ने अपनी किताब में बड़ा अच्छा लिखा है कि नो ब्रिटिश पॉलिटिशियन सजेस्टेड टू क्लोज डाउन द चर्च ऑफ इंग्लैंड। और जॉनस्टन ने मेंशन किया नो ब्रिटिश पॉलिटिशियन सजेस्टेड टू क्लोज डाउन द चर्च ऑफ इंग्लैंड टू कन्फर इमॉर्टैलिटी ऑन द इलेक्टोरेट। कि चर्च ऑफ इंग्लैंड को बंद कर दो ताकि लोग मरे नहीं, अमर हो जाए।
तो इस स्पूरियस कोरिलेशन को डायग्नोस करना है तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप एक वेरिएबल जो है मैरिजेस परफॉर्म ले सकते हैं चर्च ऑफ इंग्लैंड, डिपेंडेंट वेरिएबल। दूसरा वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट आप ले सकते हैं डेथ रेट, और तीसरा टाइम। तो जब आप पार्शियल कोरिलेशन निकालेंगे, पार्शियल कोरिलेशन क्या होता है, कैसे निकलेगा, उसका भी हम आपसे जिक्र करेंगे। अभी खाली हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल जब आप यूज करेंगे तो वहां पे पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, आप अपने को उससे अलग नहीं कर सकते। वो चीज यहाँ पे हम हैमर करने का कोशिश कर रहे हैं कुछ एग्जांपल से। एक और एग्जांपल देखिए, 1926 के बाद 1978 का एग्जांपल है प्लॉसर और शिवर्ट, और इन्होंने दो वेरिएबल लिए, लॉग ऑफ नॉमिनल इनकम डिपेंडेंट वेरिएबल और लॉग ऑफ एक्यूमुलेटेड सन स्पॉट्स, और इनके बीच में बहुत हाई कोरिलेशन पाया +0.91। सन स्पॉट्स सूरज में जो धब्बे होते हैं, क्योंकि सूरज क्या इतना आग का गोला है, लेकिन जो उसका बाह्य एरिया है वो अंदर के एरिया से रिलेटिवली थोड़ा कम गर्म है। तो जब भी आप बहुत गर्म चीज पे हल्की कम गर्म चीज आप रखेंगे तो चकत्ता एक बन जाता है, उसे हम स्पॉट कहते हैं। तो वो आउटर सरफेस पे आपको वो स्पॉट्स दिखाई देंगे, और उन स्पॉट्स की 11 साल की साइकिल है, 11 साल की साइकिल यहाँ लिखी हुई है सन स्पॉट्स। हालांकि हम लोग ये मानते हैं कि शायद सूरज में धब्बा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक गुलाम अली की गजल है, आपने सुना होगा, सूरज में लगे धब्बा फितरत के करिश्मे, यानी अकबर इलाहाबादी का एक ये गजल है, उनको भी शायद नहीं पता होगा कि सूरज में धब्बा वो समझते थे शायद नहीं है ये, और अगर है तो वो फितरत के, कुदरत का करिश्मा है। और बुद्ध हमको कहें काफिर, अल्लाह की मर्जी है। जो माशूकाएं अगर हमको काफिर समझती हैं तो वो ईश्वर की मर्जी, हम क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन वी डू। तो बहुत अच्छी गजल है और गुलाम अली ने गाई है, अकबर इलाहाबादी की ये गजल सुनिएगा कभी मौका लगे, हंगामा है क्यों बर्फा थोड़ी सी जो पी ली। तो यहाँ पे जिसकी हम बात कर रहे थे, दूसरा एक जबरदस्त एग्जांपल जिसको कई बार साइट किया जाता है, वो है प्लॉसर और शिवर्ट का लॉग ऑफ नॉमिनल इनकम और लॉग ऑफ एक्यूमुलेटेड सन स्पॉट्स के बीच में उन्होंने हाई कोरिलेशन पाया। और अगर देखना है कि ये स्पूरियस कोरिलेशन है या दोनों के बीच स्पूरियस रिलेशन एग्जिस्ट करता है, तो हमें एक टाइम वेरिएबल लेना पड़ेगा, क्योंकि समय के कारण इनकम बढ़ रही है और समय के साथ साथ हो सकता है एक्यूमुलेटेड सन स्पॉट्स भी बढ़े, और 11 साल बाद आपको उतने ही सन स्पॉट दिखेंगे जो कभी आपने काउंटिंग जब उनकी शुरू की होगी। सन स्पॉट थ्योरी भी है इकोनॉमिक्स में, बिजनेस साइकिल। तो एक तीसरा एग्जांपल और आपको यहाँ बता रहे हैं, और वो हेनरी का है, HENDRY, 1980 यूनाइटेड किंगडम के लिए लिया गया है। He found a spurious correlation between annual rainfall and annual inflation rate. इन दोनों के बीच एक हाई पॉजिटिव कोरिलेशन उन्होंने देखने को मिला शायद, एनुअल रेनफॉल एंड एनुअल इन्फ्लेशन रेट। तो ये मैंने एग्जांपल्स इसलिए दिए हैं कि ये बहुत साइटेड एग्जांपल्स हैं, चाहे हेनरी का हो, चाहे प्लॉसर और शिवर्ट का हो, चाहे यूल का। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि whenever we take up the topic of multiple regression model, then there is a concept what we call as partial correlation coefficient. Partial correlation that assumes significance. Simple correlation से मतलब नहीं है, partial correlation coefficient assumes significance। क्योंकि partial correlation coefficient क्या है कि
उसमें से हम दो वेरिएबल्स के बीच कोरिलेशन निकालते हैं इस तरह से कि हम तीसरे इफेक्ट को खत्म करते हैं, और उसी से पार्शियल रिग्रेशन कोएफिशिएंट का कंसेप्ट बना। तो पहले हम पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट को समझ लें और फिर हम लोग आगे इसकी चर्चा करेंगे। और यहाँ पे दिया है कि ये तीनों एग्जाम्पल जो आपको बताए हैं कि वन प्लॉसिबल रैशनल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पूरियस कोरिलेशन in all the three examples is that each variable considered in the example displayed independent time trend। ये तीनों एग्जाम्पल में जो समय है उसने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम बोथ हैव इंक्रीज। तो टाइम एक ट्रेंड कंपोनेंट की तरह इन वेरिएबल्स में जुड़ा हुआ है और वो हमें पृथक करना है, अलग करना है। और उसको अलग करने का तरीका यही है कि पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट हम एस्टिमेट करें, और एक बार पार्शियल कोरिलेशन निकाल लेंगे तो फिर पार्शियल रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी हम निकाल सकते हैं। और यहाँ दिया हुआ वन वे टू एलिमिनेट द टाइम ट्रेंड फ्रॉम ईच वेरिएबल, एक तरीका टाइम ट्रेंड हटाने का ये है टू टेक द सक्सेसिव डिफरेंस ऑफ द वैल्यूज। कि जैसे आपको 20 साल का डाटा है तो आप डिफरेंसिंग कर लीजिए, सेकेंड वैल्यू माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकेंड, फोर्थ माइनस थर्ड। तो जो भी आपकी दो सीरीज हैं उनको डिफरेंस कर लीजिए एक्स और वाई, और जब आप डिफरेंस कर लेंगे तो टाइम ट्रेंड उसमें खत्म हो जाएगा, सीरीज स्टेशनरी हो जाएगी। और अगर उनके बीच में तब भी हाई कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है तो ये मान के चलिएगा कि देयर इज अ जेन्युइन रिग्रेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। और दूसरा तरीका यहाँ ये है, एक तरीका ये है जो आपको बताया कि आप डिफरेंसिंग कर लीजिए सक्सेसिव वैल्यूज का एंड फाइंड द कोरिलेशन, एंड इफ कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंट और हाई, कोरिलेशन अगर सिग्निफिकेंट है और हाई है तो ये समझ लीजिएगा कि देयर इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन वेरिएबल्स, वहां पे स्पूरियस रिग्रेशन नहीं है। और दूसरा तरीका ये है कि टू टेक टाइम एक्सप्लिसिटली एज अ रिग्रेसर, कि हम टाइम को एक्सप्लिसिटली एज अ रिग्रेसर ले लें। और यहाँ पे वेरिएबल्स दिए हैं शीवर्ट और प्लॉसर के एग्जांपल के, कि लॉग ऑफ एक्यूमुलेटेड सन स्पॉट्स और लॉग ऑफ नॉमिनल इनकम। तो लॉग ऑफ नॉमिनल इनकम डिपेंडेंट हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्यूमुलेटेड सन स्पॉट इंडिपेंडेंट, और टाइम तीसरा वेरिएबल हो जाएगा। और फिर हम इसको एस्टिमेट करें तो हमें पता चल जाएगा कि रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट है या नहीं। तो मल्टीपल रिग्रेशन पे जब हम जाते हैं तो उससे एक फायदा ये है कि वी कैन फाइंड आउट वेदर द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन वेरिएबल्स इज सिग्निफिकेंट और नॉट। और आजकल इस पे बड़ा काम है, स्टेशनैरिटी ऑफ टाइम सीरीज के ऊपर बहुत वर्क है, उसको आपसे फिर कभी फुर्सत से डिस्कस करेंगे। ये वो स्पॉट नहीं है कि जहां पर हम उसे डिस्कस करें। और यहाँ पे लिखा है वन कैन फाइंड द पार्शियल कोरिलेशन बिटवीन लॉग ऑफ नॉमिनल इनकम एंड लॉग ऑफ एक्यूमुलेटेड सन स्पॉट्स आफ्टर एलिमिनेटिंग द इफेक्ट ऑफ टाइम फ्रॉम ईच वेरिएबल। यानी जब हम तीन वेरिएबल लेंगे तो हमें पार्शियल कोरिलेशन हम निकाल सकते हैं, और वो पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट जैसे हम लॉग ऑफ नॉमिनल जीडीपी और लॉग ऑफ सन स्पॉट्स के बीच निकाल रहे हैं तो हमें टाइम के इफेक्ट को खत्म करना पड़ेगा, लॉग ऑफ सन स्पॉट से भी और लॉग ऑफ नॉमिनल जीडीपी से। और उसके बाद अगर रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट है लॉग ऑफ सन स्पॉट्स और लॉग ऑफ नॉमिनल जीडीपी के बीच में तो हम कहेंगे रिलेशनशिप जेन्युइन है, और नहीं है तो स्पूरियस।
वो चीज यहाँ पे लिखी है। अब सिंबॉलिकली द रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री इज एक्सप्रेस्ड एज, कि सिंबॉलिकली हम रिलेशनशिप को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। बड़ा ध्यान से देखेगा, क्योंकि अब अभी तक तो थोड़ा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट आपको बताया कि मल्टीपल रिग्रेशन किस तरह से ओवर टाइम इवॉल्व किया, टाइम का क्या रोल है, और सबसे बड़ी चीज की पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट एज्यूम सिग्निफिकेंस अंडर मल्टीपल रिग्रेशन। अब यहाँ पे हम रिलेशनशिप जो तीन वेरिएबल्स दिए हैं, वाई, लॉग ऑफ नॉमिनल इनकम या नॉमिनल जीडीपी, ये वेरिएबल 1 है, याद रखिएगा इसका नंबर क्या है 1, और y के बाद सीधे x2 लिया, x1 नहीं लिया, क्योंकि x2 इसलिए लिया है, x2 है लॉग ऑफ एक्यूमुलेटेड सन स्पॉट्स, ये वेरिएबल 2 है, क्योंकि ये वेरिएबल 2 है इसलिए x2 कर दिया, और वेरिएबल 3 टाइम है, मेजर्ड इन ईयर्स। तो y x2 x3 x1 नहीं लिया है, सिंबल थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया है, क्योंकि वेरिएबल 1 हमारा y है, वो डिपेंडेंट है, और दो इंडिपेंडेंट हैं, एक टाइम है x3 और x2 है एक्यूमुलेटेड लॉग ऑफ एक्यूमुलेटेड सन स्पॉट्स। अब पार्शियल कोरिलेशन का यहाँ सिंबल दिया हुआ है R12.3, R12.3। तो R12.3 क्या मतलब, देखिए क्या है, पहले ये समझ लीजिए। R12.3 इज पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन वेरिएबल 1 and 2 आफ्टर एलिमिनेटिंग द इफेक्ट ऑफ थर्ड वेरिएबल फ्रॉम द फर्स्ट वेरिएबल एंड फ्रॉम द सेकेंड वेरिएबल। ये मतलब, तो पहली चीज तो ये जान लीजिए कि तीन वेरिएबल क्या हैं, y वेरिएबल 1 है, x2 वेरिएबल 2 है, x3 वेरिएबल 3। y बता दिया क्या है, नॉमिनल इनकम है, x2 लॉग ऑफ सन स्पॉट्स है, x3 टाइम है। पार्शियल कोरिलेशन क्या है, R12.3, यानी वी आर मेजरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड वेरिएबल आफ्टर एलिमिनेटिंग द इफेक्ट ऑफ थर्ड फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम 2 बोथ। तो जब हम थर्ड वेरिएबल का इफेक्ट फर्स्ट में से हटा दें और थर्ड वेरिएबल का इफेक्ट सेकेंड वेरिएबल से हटा दें, तो जो संबंध बनेगा 1 और 2 में, वो पार्शियल कोरिलेशन कहलाएगा, और वो पार्शियल कोरिलेशन को यहाँ अभिव्यक्त किया गया R12.3 इक्वल टू, जरा ध्यान से देखिएगा इसको, बहुत कठिन हो सकता लगे, लेकिन थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि जब हम थर्ड वेरिएबल का इफेक्ट 1 में से घटा देंगे, यानी जो थर्ड वेरिएबल है उसका फर्स्ट वेरिएबल से इफेक्ट हटा देंगे, तो आपको एरर टर्म मिलेगा बिटवीन 1 and 3, तो वो यहाँ लिखा E1.3, E1.3। और जब थर्ड का इफेक्ट आप सेकंड में से माइनस कर देंगे, तो जो भी रेसिडुअल मिलेगा उसे हम एरर टर्म कहते हैं। तो जो भी रेसिडुअल मिलेगा वो एरर टर्म है, और उसको हम कह रहे हैं E2.3। तो कोरिलेशन के ये दो वेरिएबल्स हैं, E1.3, E2.3। अब आप R की वैल्यू निकाल सकते हैं, समेशन E1.3 E2.3 अपॉन अंडर रूट E स्क्वायर 1.3 E स्क्वायर 2.3, ये पूरे के ऊपर अंडर रूट है, तो ये R12.3 की वैल्यू हो जाएगी। दिस वुड बी द वैल्यू ऑफ R12.3, E1.3 E2.3 और समेशन लगा दिया अपॉन अंडर रूट E स्क्वायर 1.3 E स्क्वायर 2.3। आपको स्पष्ट करने के लिए यहाँ पे E1.3 आपको बताया है कि जब आप थर्ड वेरिएबल का इफेक्ट 1 में से हटा देंगे, तो जो बचेगा वो रेसिडुअल है,
तो E1.3 ये रेसिडुअल है, इसको आप कैसे निकालते हैं आपको हमने बताया हुआ है कि जो y माइनस वाई कैप, यहाँ वाई कैप की जगह लिखा हुआ B13.x3 जो आप पहले निकालते हो, तो y माइनस B13x3 ये E1.3 है। और B13 की वैल्यू यहाँ दी हुई है समेशन एक्स आई वाई आई यानी x3y अपॉन समेशन x स्क्वायर 3। ये वही वैल्यू है जो एक्स आई वाई आई है अपॉन एक्स आई स्क्वायर है। ऐसे E2.3 y माइनस B23x3 है और B23 बराबर है समेशन x2 x3 अपॉन समेशन x स्क्वायर 3। अब ये वैल्यूज आप रख दीजिए E1.3 और E2.3 की जगह। तो R12.3 क्या है समेशन E1.3 E2.3, तो E1.3 की जगह y माइनस B13x3 रखा है, E2.3 की जगह x2 माइनस B23x3 रखा हुआ है और नीचे अपॉन में ई स्क्वायर 1.3 ई स्क्वायर 2.3, तो अंडर रूट लगा हुआ है समेशन y माइनस B13x3 का होल स्क्वायर है अंडर रूट समेशन x2 माइनस B23x3 का होल स्क्वायर। अब इसको एक एक करके सॉल्व करना पड़ेगा। पहले आप न्यूमरेटर को सॉल्व कर लीजिए, फिर डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लीजिए। तो न्यूमरेटर को आप खोल लीजिए पहले, तो समेशन x2y आएगा पहला टर्म, दूसरा टर्म यहाँ पे लिखा हुआ माइनस साइन यहाँ है, B23 बाहर है समेशन x3 B23 बाहर है समेशन x3y यहाँ दिया हुआ, फिर माइनस B13 बाहर है समेशन यहाँ पे दिया हुआ x2 x3 माइनस B13 B23 बाहर है और समेशन x3 का स्क्वायर दिया हुआ। तो न्यूमरेटर को पहले खोल लीजिए, डिनोमिनेटर बाद में लेंगे, पहले न्यूमरेटर को ले रहे हैं। अब यहाँ पे न्यूमरेटर का जो एक्सप्रेशन है ऊपर लिखा हुआ है समेशन x2y माइनस B23x3y माइनस B13x2x समेशन x2 x3 प्लस B13 B23 समेशन x3 का होल स्क्वायर। अब एक एक करके यहाँ पे हम लेंगे जो ये स्मॉल अल्फाबेट्स हैं, हमने बताया था मीन से डेविएशंस हैं सारे। तो जैसे x2y की वैल्यू निकालनी है हमें, खाली x2y लिया हुआ, एक एक टर्म आप लीजिए। तो यहाँ पे क्या किया समेशन x2y को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है समेशन y स्क्वायर से, और अंडर रूट समेशन वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया हुआ है और अंडर रूट समेशन x2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और उसी से डिवाइड कर दिया समेशन वाई स्क्वायर अंडर रूट और समेशन अंडर रूट x2 स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब आप देखिए कि समेशन वाई स्क्वायर क्या है, वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर है, मीन से डेविएशन है, तो ये S1 हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरिएबल 1 S1। समेशन अंडर रूट x2 स्क्वायर क्या है, x2 माइनस x2 बार का होल स्क्वायर, यानी अंडर रूट लगा, ये स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा वेरिएबल 2 का। तो इसीलिए अंडर रूट समेशन y स्क्वायर की जगह S1 है, अंडर रूट समेशन x2 स्क्वायर की जगह S2 है। x2y ऐसे ही लिखा हुआ समेशन x2y और नीचे अंडर रूट समेशन वाई स्क्वायर ऐसे ही है, समेशन x2 स्क्वायर ऐसे ही है। वो इसलिए हमने चेंज नहीं किया है क्योंकि समेशन x2y अपॉन समेशन वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर समेशन x2 ये R12 की वैल्यू है, R12 कोरिलेशन कोएफिशिएंट बनाने। तो समेशन x2y की ये वैल्यू आप निकाल सकते हैं R12 S1 S2, नीचे दिया हुआ है समेशन x2y अपॉन समेशन अंडर रूट वाई स्क्वायर समेशन x2 स्क्वायर इक्वल टू R।
आपको लिख के पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, स्लाइड को आगे पीछे करना पड़ेगा। यूट्यूब डाउनलोडर से इस लेक्चर को डाउनलोड करके यू हैव टू मूव अप एंड डाउन, और रजिस्टर लेके आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी ये आप सॉल्यूशन इसका देख सकते हैं, नहीं तो नहीं पा सकते। मैंने अभी ये लेक्चर को यहाँ रोक दिया है। इसी तरह से जो बाकी एक्सप्रेशन है न्यूमरेटर में, उसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो नेक्स्ट लेक्चर में उसको टेकअप करेंगे। आप तब तक अपने हाथ को रवा कर लीजिए, अपने माइंड को रवा कर लीजिए, क्योंकि ये लेक्चर बहुत टफ है। आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी हमारे साथ, और जहाँ दिक्कत लगे आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आप अगर पूछेंगे नहीं, आप फ़ोन करके बात कर लीजिए, और जहाँ दिक्कत लगे रजिस्टर में आप बना लीजिए और इसको सॉल्व करते जाइए, क्योंकि मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल इम्पॉर्टेंट है, और जितना भी आगे डेवलपमेंट है वो यहीं से लिंक है। तो पढ़ते रहिए। जॉनसन की किताब भी आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने उसका टाइटल दे रखा है, और अगर कुछ और आपको पूछना आप पूछ सकते हैं। आगे का लेक्चर हम इसके बाद टेकअप करेंगे, लेकिन तब तक इसको पढ़ लीजिए। आपको एक हमने भूमिका बता दी। ओके, गुड लक, गुड बाय एंड गुड विशेस, कीप वॉचिंग। ये लेक्चर प्राइमरीली सेमेस्टर 2 स्टूडेंट्स के लिए है, एमए सेमेस्टर 2 स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन और लोग भी वॉच कर सकते हैं, क्योंकि कई बार इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज वगैरह में इससे सवाल आते हैं। तो गुड लक टू यू, गुड बाय, गुड विशेस, enjoy lecture.